नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमांशी। बात करते हैं खबरों की। सुप्रसिद्ध विचारक सम्यक अभियान के प्रमुख भास्कर राव रोकड़े ने सम्यक कॉन्फ्रेंस में युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि कॉवेनेंट मर्जर के विपरीत जितनी संपत्ति राजघरानों के पास है उसे सरकारी कर दिया जाए तथा पुरातत्व व ऐतिहासिक महत्व के किलों व महलों को पुरातत्व व पर्यटन विभाग को सौंपकर राज्य की आय बढ़ाने के प्रबंध 1 जनवरी 2024 के बाद सम्यक संकल्प के तहत कर दिए जाएंगे। राजघरानों की संपत्ति को सरकारी करने पर जहां मप्र कर्ज मुक्त हो जाएगा, वहीं उस धन से राज्य में इंडस्ट्री सेंट्रिक कम्युनिटी फार्मिंग सिस्टम स्थापित कर किसानों की आय 2 से 10 गुना बढ़ाने तथा किसानों के बच्चों को फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में नौकरी दिलाने का प्रबंध भी किया जाएगा, जिससे राज्य कर्ज मुक्त होने के साथ साथ बेरोजगारी की समस्या से भी मुक्त हो जाएगा। और आखिरी हमारा जो 7वां मुद्दा है, बहुत ही गंभीर मुद्दा है। हमारे सम्यक अभियान की प्रेरणा स्रोत हम श्रीमती इंदिरा गांधी को मानते हैं, क्योंकि मैं श्रीमती इंदिरा गांधी को संकल्प की प्रतिमूर्ति मानता हूँ। उन्होंने देश में समता और समानता लाने के लिए जो कदम उठाए, बाद में सिर्फ ढकोसलेबाजी हुई, उस टाइप के कठोर कदम कोई नहीं उठा पाए। एक बार श्रीमती इंदिरा गांधी हरिद्वार में आयोजित धर्म सभा में भाग लेने गई तो वहां साधु संत महात्माओं ने कहा कि महर्षि मनु एवं महर्षि जैमिनी ने राजकाज संबंधी व्यवस्था देते हुए लिखा था कि किसी भी राजा या महाराजा के क्षेत्र में राज्य की जो संपूर्ण संपत्ति होती है उस पर पूरा अधिकार राजा या महाराजा का नहीं होता, बल्कि राज्य की संपूर्ण संपत्ति पर अधिकार प्रजा का होता है। इस बात को लगभग सभी साधु संत महात्माओं ने दोहराया। तब श्रीमती इंदिरा गांधी ने मन ही मन सोची कि मेरे देश में क्या हो गया भाई, जब राज्य की संपूर्ण संपत्ति पर किसी राजा और महाराजा का हक नहीं था, तब यहां कोवेनेंट मर्जर एग्रीमेंट जब लागू किया जा रहा था, बनाए जा रहे थे, जब देश स्वतंत्र हुआ, तब राजा महाराजाओं ने अंधाधुंध ब्लैकमेलिंग शुरू कर दी। ये तो सोचने योग्य बात थी। अरे भाई, ये अंग्रेज जो थे, यहां पर ब्रिटिश शासन हो गया था। जब ब्रिटिश शासन हो गया तो ब्रिटिश शासन के अंडर में रह के काम करने लगे। जब ब्रिटिश शासन ही यहां से खत्म हो गया तो देसी राजा महाराजाओं का अधिकार कैसे रह सकता था बरकरार? ये तो सोचने की बात थी। ब्रिटिश शासन के समाप्ति के साथ ही राजा महाराजाओं के अधिकार समाप्त हो गए थे। तब उनका अपने मुंह से यह मांग करना कि हमें ये अधिकार चाहिए, ये अधिकार चाहिए, ये पेंशन चाहिए, ये बिल्कुल गलत थी। लेकिन उन्होंने किया, उन्होंने बात रखी कि हमारे राज्य में जितना राजस्व पहले मिलता था उस राजस्व के अनुपात में हमें प्रिवी पर्स अर्थात पेंशन मिलना चाहिए। तो देश में 561 रियासतें थी। 561 रियासतें में कुछ ऐसी रियासतें थी जिन्हें 8,898 ओंस अर्थात 25,500 तोला सोने की कीमत की बराबर की राशि प्रतिवर्ष पेंशन के रूप में दी जाती थी। तो प्रिवी पर्स के रूप में राजा महाराजाओं को जितनी राशि दी जाती थी वह राशि देश के कुल बजट का 28.13% होती थी। अर्थात देश के बजट की बड़ी राशि राजा महाराजाओं को प्रिवी पर्स देने में ही चली जाती। दूसरी बात, इन राजा महाराजाओं को एक निश्चित संपत्ति दी गई थी कि भाई ये ठीक है, पद से हट गए हैं, लेकिन इनके परिवार का खर्च कैसा चले, इनका परिवार का इनका जीवन कैसे चले, इसलिए इस संपत्ति में से कुछ भाग इनको दे दिया जाए। उनको कुछ भाग दिया गया। वो जो राजा महाराजा थे, पूर्व महाराजा जो हो गए थे फिर उस समय में, उनको एक जमीन का जितना या जो भी प्रॉपर्टी का हिस्सा दिया गया वो तो उन्होंने ले लिया। बाकी सारी प्रॉपर्टी को उन्होंने अपने यहाँ काम करने वाले नौकर चाकर, आस पड़ोस के लोग, नातेदार, रिश्तेदार, पहचान के लोग, सबके नाम कर दिया। और तो और कुत्ते बिल्लियों के भी नाम कर दिया। और बाकी बची हुई संपत्ति जो एसेट्स थे उन सबको उन्होंने ट्रस्ट में बदल करके रख दिया। इस प्रकार सारी की सारी संपत्ति बचा करके रख दिया। उस कोवेनेंट मर्जर में लिखा हुआ था एग्रीमेंट में कि ये 1947 से पहले राजगद्दी पर बैठे जितने भी राजा और महाराजा रहे हैं उनके सम्मान को ध्यान में रखते हुए उन्हें आजीवन महलों और किलों में रहने का अधिकार दिया जाता है। यह बात स्पष्ट होती है कि वे आजीवन
महलों और किलों में रह सकते थे, पुरातत्व महत्व के महलों और किलों में रह सकते थे, लेकिन निश्चित रूप से उनके वंशजों को महलों और किलों में रहने का अधिकार नहीं था। लेकिन बाद में क्या हुआ, बड़ी ही विचित्र स्थिति निर्मित हुई। जितने राजा महाराजा थे, उनके परिवार, वो खुद भी विधायक, सांसद का चुनाव लड़ने लगे, केंद्र में, राज्य में मंत्री पद पर जाने लगे और उन्होंने सारे प्रावधान अपने अनुरूप कर लिया। और तो और बैंकों में भी उनकी साझेदारी बनी रही, खदानों में भी साझेदारी बनी रही, और रियासतकालीन समय में जितनी कंपनियां थी उन कंपनियों में भी उनका अधिकार बना रहा। तो श्रीमती इंदिरा गांधी ने क्या की, सबसे पहले प्रिवी पर्स खत्म कर दी, खूब हल्ला मचाया। इन राजा महाराजाओं ने अपने अपने क्षेत्र में निर्दलीय प्रत्याशी खड़े किए। श्रीमती इंदिरा गांधी सत्ता में न आने पाई, इसके लिए खूब प्रयास किए गए, लेकिन फिर भी देश की जनता ने श्रीमती इंदिरा गांधी को ही देश की सत्ता देने का निर्णय ली। श्रीमती इंदिरा गांधी ने बैंकों को इन पूंजीपतियों के, राजा महाराजाओं सहित पूंजीपतियों के शिकंजे से मुक्त कराने के लिए बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। श्रीमती इंदिरा गांधी ने खदानों का राष्ट्रीयकरण कर दी। श्रीमती इंदिरा गांधी ने इन रियासतकालीन व्यवस्थाओं में जो उद्योग लगे हुए थे उन सारे उद्योगों का सरकारीकरण कर दिया, सार्वजनिक क्षेत्र में शामिल करा दिया। इस प्रकार उसी समय से सरकारी क्षेत्र में सम्मानजनक नौकरियों का सिलसिला शुरू हुआ। श्रीमती इंदिरा गांधी चाहती थी कि अब ये कोविनेंट मर्जर का पुनर्मूल्यांकन हो, और जिस तरह से इन्होंने प्राइवेट ट्रस्ट और पब्लिक ट्रस्ट बना के संपत्ति रखा है और अपनी सारी संपत्ति को नातेदार रिश्तेदारों के नाम पे करके रखा है, उन संपत्ति का पुनर्मूल्यांकन हो और सारी संपत्ति सरकारी घोषित कर दिया जाए और महलों और किलों को भी खाली करा दिया जाए। वो काम उनका अधूरा रह गया, वो स्वप्न अधूरा रह गया जिसे सम्यक अभियान पूरा करेगा। और 1 जनवरी 2024 के बाद में सारे राजा महाराजाओं के वंशजों से किले और महल खाली करवा दिए जाएंगे। उसे पुरातत्व विभाग को सौंप दिया जाएगा, पर्यटन डिपार्टमेंट को सौंप दिया जाएगा। इससे सरकार की आय बढ़ जाएगी। दूसरी चीज, जितनी भी उनकी संपत्ति है, आज मध्य प्रदेश पर 3 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है, मध्य प्रदेश पर 3 लाख करोड़ का कर्ज है, और इस प्रदेश में एक ही पूर्व महाराजा का औलाद ऐसी है जिनके पास 3 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी है। यदि ये सारी प्रॉपर्टी सरकारी हो जाती है तो राज्य कर्ज मुक्त भी हो जाएगा और सारे राजा महाराजाओं की संपत्ति से इस राज्य में एक तो काम अच्छे होते हैं। कुछ काम कमलनाथ जी ने बहुत ही लाजवाब किए थे। जब वे उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री पद पर थे तब उन्होंने जापान के सौजन्य से बनने वाले दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के इन्फ्लुएंस एरिया, 200 किलोमीटर दूर का इन्फ्लुएंस एरिया बढ़ाने का प्रावधान था। उस प्रावधान का लाभ लेते हुए मध्य प्रदेश में 4 नोड बना करके मध्य प्रदेश के नीमच, मंदसौर, देवास, उज्जैन, पीथमपुर, धार, इधर हमारा झाबुआ, अलीराजपुर आदि जिलों को उस कॉरिडोर से जोड़ दिया और टीही में पीथमपुर के पास ड्राई पोर्ट का निर्माण कर दिया। ये बहुत ही बड़ा काम था। यदि ये डीएमआईसी सही रूप से उस समय जो प्लानिंग बनी थी उसके अनुरूप सामने आ जाए तो निश्चित रूप से इस प्रदेश का कायाकल्प हो सकता है। अभी वो काम अधूरा है। हमें लगता है वो एक स्किल्स डेवलपमेंट के लिए भी काम किया था उन्होंने, वो भी काम नहीं। नॉलेज सिटी बनाई जा रही थी उज्जैन में, वो भी नहीं बनी। ये भी दुर्भाग्यपूर्ण है। तो जो टीही ड्राई पोर्ट बना है, ड्राई पोर्ट बार बार हर जगह नहीं बनाया जा सकता, कनेक्टिविटी दी जा सकती है देवास आदि से, या एक्सटेंशन दिया जा सकता है। तो जब ये राजा महाराजाओं की प्रॉपर्टी बेच करके जो हमारे पास में धन आएगा उससे हम चाहते हैं कि पूरे देश में, पूरे प्रदेश में एक और ड्राई पोर्ट बना दिया जाए जो जबलपुर के आसपास बने और ये पूरे राज्य को 2 ड्राई पोर्ट से डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बना के जोड़ दिया जाए। पूरे राज्य का हार्टिकल्चर और एग्रीकल्चर मैप तैयार किया जाए कि किस किस क्षेत्र में कौन सा कृषि उत्पादन अधिक है और उस उत्पादन के आधार पर उसको ध्यान में रखते हुए फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की चेन स्थापित की जाए पूरे राज्य में। जब उसके बाद किया जाए कि पूरे अब 1 एकड़ 2 एकड़ 3 एकड़ के किसान आधुनिक खेती नहीं कर सकते, इसलिए पूरे राज्य में कम्युनिटी फार्मिंग कॉन्सेप्ट डेवलप करना पड़ेगा। आधुनिक पद्धति से कृषि होगी। उन कम्युनिटी फार्मिंग कॉन्सेप्ट पर स्थापित फार्म को
क्या देना पड़ेगा? उद्योग से जोड़ना पड़ेगा। उद्योग की मांग के अनुरूप वो उत्पादन करेंगे, उनका उत्पादन वो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में जाकर प्रोसेस्ड होगा और वो सीधे ग्लोबल मार्केट से जुड़ जाएगा। ग्लोबल मार्केट से जुड़ने पर जो किसानों का उत्पादन है उसको ग्लोबल मार्केट के अनुसार दाम मिलने लगेगा, किसानों की आय 2 से 10 गुना बढ़ जाएगी और किसानों के बच्चे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में नौकरी करने लगेंगे, आयात निर्यात के कारोबार में जुड़ जाएंगे। इससे निश्चित रूप से पूरे राज्य से बेरोजगारी समाप्त हो जाएगी।